वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4, पाचन तंत्र का पार्ट 4, जिसमें हमने डिस्कस करना है आमाशय और आंत्र। आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन, और ये दो होते हैं, एक छोटी होती है और एक बड़ी आंत्र होती है। इससे पहले हमने जो 3 वीडियो बनाए थे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि बकल कैविटी क्या होती है, यानी कि मुख गुहा क्या होती है। माउथ के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। उसमें जो टीथ मिलता है, उसमें जो लार ग्रंथियाँ मिलती है, उसमें जो टंग जिह्वा मिलती है, उसमें जो आगे चल कर के फेरिक्स जो कि गले को और मुख को का जो है कॉमन पॉइंट है, लैरिक्स जो कि वहाँ से अलग फेरिक के सामने से एक वायु की नली गई थी और एक फूड की नली गई थी। तो वायु की नली को हमने जो है लैरिक्स बोल दिया था और फूड की नली को हमने ईसोफेगस बोल दिया था। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमने जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी डिस्कस करने हैं। एक पाचन ग्रंथियाँ हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स थे और बाकी हमारे पास जो पाचन ग्रंथियाँ होंगी वो आमाशय के आसपास मिलती हैं, जो कि एक हो गया हमारे पास लीवर, ठीक है, यकृत, एक हो गया गॉल ब्लैडर पित्ताशय, और एक हो गया पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो इन 3 चीज़ों को भी हम यहाँ पर इनके साथ साथ डिस्कस करेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय के साथ साथ। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आमाशय। आमाशय क्या होता है हमारा? आमाशय हमारा जो होता है ये थैलेनुमा संरचना होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये थैलेनुमा संरचना होती है, यहाँ पर देखेंगे आप। और इस थैलेनुमा संरचना में भोजन जो है स्टोर होता है ये, और कितने घंटे के लिए स्टोर होता है? लगभग 4 घंटे के लिए स्टोर होता है। और इस 4 घंटे तक क्या होता है? यहाँ भोजन का पाचन होता है। तो ये कुछ इस तरीके से थैलेनुमा संरचना है। और ये इस तरह यहाँ पर भोजन जो है, ये भोजन कितने घंटे तक रहेगा? 4 घंटे तक यहाँ पर रहेगा। अब इसमें जब जैसे ही हमारे पास मुंह से भोजन यहाँ से जैसे ही हम मुंह खा करके मुंह से भोजन, इस ईसोफेगस नली है ये पूरी की पूरी, ये ईसोफेगस की नली जो है ये पाचन में हेल्प तो करती नहीं है। ये केवल और केवल मुंह से और आमाशय तक भोजन को ले जाने का काम करती है, यानी कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करती है। लेकिन माउथ से जैसे ही भोजन में लार मिल जाता है, अन्य ये सारे जितने भी एंजाइम्स लार में होते हैं वो सब मिलने के बाद जैसे ही फूड आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है, स्टमक की ओर मूव करेगा इस तरीके से यहाँ से यहाँ के लिए, तो अब हम यहाँ पर फूड को क्या बोलने लग जाते हैं? हम बोलते हैं इसको बोलस। तो को ये एक एनिमेशन है, और इस एनिमेशन के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है किस तरीके से हमारा जो फूड है आगे को मूव करता है। इस तरीके से फूड हमारा आगे को मूव कर रहा है, ये बोलस कहलाने लग जाता है। और यहाँ से ईसोफेगस से होता है, भाई पूरी नली ईसोफेगस है, ये लीवर है भाई जो स्टमक के ऊपर कवर कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्या आ गया? ये स्टमक में हमारा ये फूड पहुँच गया। तो ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और ये वाला पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आमाशय में फूड आता है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स यहाँ निकलते हैं जो कि इस फूड को पाचन में मदद करते हैं। और ध्यान रखना, इसके ऊपर इधर को ये है हमारा लीवर, ये हमारा गॉल ब्लैडर, और इसके पीछे ये जो दिख रहा है इसका छोटा सा पार्ट अभी यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? पेनक्रियाज। तो ये हमारे पास 3 क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो एक तो हमने स्टमक पढ़ना है ये, ठीक है, एक ये पढ़ना है लीवर, एक ये पढ़ना है गॉल ब्लैडर, और एक तीसरा ये पार्ट पढ़ना है हमने जो कि क्या है? पेनक्रियाज है। हमारे पास स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद स्टमक हमने डिस्कस कर लिया कि ये थैलेनुमा संरचना होती है और 4 घंटे तक इसमें भोजन रहता है और आराम से पचता है। इन 4 घंटों में इस स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब क्रियाओं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 भाग पढ़े थे, एक था हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल और एक था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। ये हमने साथ साथ में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल था में एनस तक जा रहा है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाइडेस्ट पार्ट होता है इस स्टमक, वाइडेस्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, फैला हुआ पार्ट होता है। अब स्टमक जो होता है हमारे पास, इसके 4 पार्ट होते हैं। एक ये हो गया कार्डियक, एक हो गया फंडस, एक हो गया बॉडी और एक हो गया पाइलोरिक। तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए ये है हमारा स्टमक, ये है हमारा आमाशय। इस आमाशय को अगर आप देखेंगे तो इस आमाशय में क्या हो रहा है कि जो कार्डियक है ये सबसे ऊपर का पार्ट है, यहाँ से इसोफेगस से बोलस आ रहा है, बोलस
भोजन को कह रहे हैं भाई हम, ठीक है, यहाँ आएगा सीधे। तो ये कार्डियक हो गया। अब यहाँ तो वो जाएगा नहीं, फंडस में तो वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पार्ट हिस्सा क्या हो गया, फंडस हो गया, जो खाली रहता है। उसके बाद पूरा का पूरा फूड कहाँ रहेगा जमा, यहाँ जमा रहेगा इस बीच वाले पार्ट में, जिसको हम क्या कहते देते हैं, बॉडी। और यहाँ से मूव होता हुआ कहाँ जाएगा, आगे। और इधर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस वाले पार्ट को, लास्ट वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, पाइलोरस। भोजन यहाँ तक भी मिलता है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक भरा रहेगा भोजन, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा रहेगा, ठीक है। तो भोजन भरा रहता है इधर से लेकर के और इधर यहाँ तक, ये ठीक है। तो पहला कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया और पाइलोरस हो गया। अब कार्डियक के बारे में देखते हैं कि कार्डियक आखिर करता क्या है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। हमारा जो स्टमक का कार्डियक वाला पार्ट होता है, ये कार्डियक वाला पार्ट क्या करता है, ये इसोफेगस को आमाशय तक जोड़ रहा है। आपने देखा सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये, ठीक है। इसोफेगस को इस तरीके से, इसोफेगस को आमाशय तक जोड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कार्डियक पार्ट होता है, ये दो चीज़ें रिलीज़ करता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूकस एंड एचसीएल, जो कि भोजन को पचाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। साथ साथ में ये क्या करते हैं, जम्स, जो कि कीटाणु हमारे फूड के साथ हमारे आमाशय की ओर आने वाले हैं, उसको पचाने का काम करेंगे। साथ में ऊपर से हमारे लार में जो टाइलिन एंजाइम निकलता है, लार में फूड के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे ये आमाशय में आता है तो ये म्यूकस एंड एचसीएल जो कार्डियक से निकलने वाले हैं, ये इस टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब क्योंकि अब उसका कुछ काम है नहीं, अब म्यूकस का और एचसीएल का काम है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास फंडस। फंडस में क्या होता है, फंडस ये वाला पार्ट है, ये है तो स्टोर तो ये फूड को करता नहीं। आमाशय का मेन काम क्या है, समझ लीजिए कि ये भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं और 4 घंटे तक पचाने का काम करते हैं। अब फंडस वाला जो पार्ट है, फंडस वाला पार्ट ऊपर का पार्ट रह जाता है, यहाँ तक तो फूड पहुँचेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ तक फूड तब पहुँचेगा, पहले यहाँ से भरेगा, ठीक है, यहाँ से भरता 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 हुआ आपने ज़्यादा ही खाना खा दिया तो तब जाकर कोई यहाँ पहुँचेगा। तो इसमें हम यही चीज़ कह रहे हैं कि फंडस जो है, इस दूसरे पॉइंट को देखना कि फूड को स्टोर नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, इन केस अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो फिर इसका रोल क्या है, इसका रोल यहाँ पर एक खाली जगह होती है और इसका रोल होता है गैस को स्टोर करना। जो खाना इसको पचाते समय जितनी भी चीज़ें निकलती हैं और जो गैस बनती है, ऐसे निकलेगा तो एक तरीके से यहाँ पर क्या लगेगी, आग लगेगी। जो धुआं निकलेगा यानी कि जो गैस निकलेगी वो कहाँ स्टोर होगी, फंडस में, ठीक है। तो फंडस में एक जो एक खाली जगह हो जाती है जहाँ पर गैस भरी होती है। अब उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है बॉडी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक होती है, पायलोरिस से पहले ये पूरा बॉडी होता है। यहाँ भोजन स्टोर होता है और इसमें क्या मिलते हैं, एक नीडल, कांटेनुमा संरचना मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूजी। तो इस डायग्राम में ये रूजी ही दिखाई गई है, ये जो इस तरीके से जो सारी हैं ये रूजी ही दिखाई गई है। ये रूजी क्या करती हैं, ये रूजी इस तरीके से कांटेनुमा होती है, हमारे आमाशय के सरफेस पर ऐसी खड़ी होती हैं। जैसे फूड आता है तो कुछ यहाँ अटक जाता है, कुछ यहाँ रुकता है, कुछ यहाँ रुकता है, कुछ यहाँ रुकता है। यानी इन्हीं के कारण फूड जो है कितने घंटे तक रुकता है, 4 घंटे तक रुकता है। कभी कभी हम जो है भोजन काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं, तो ये अपने टाइम पे ये रूजी खड़ी हो जाती है और हमारे पेट में चुभन होती है, जिसको हम कहते हैं कि पेट में भूख लग गई है, चूहे कूदने लग गए हैं। तो ये हमारा जो है बॉडी जो होता है मिडिल पार्ट होता है और ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसमें एक स्पेशल विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जिसको हम रूजी कहते हैं, और ये रूजी जो है फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो इसका लास्ट पार्ट होता है, ये ओपन होता है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम जो पार्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि छोटी आंत्र होती है। और ये रिलीज़ करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक जूस को। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टमक के अंदर कुछ ना कुछ रिलीज, स्टमक की जो लेयर है, जो आंतरिक जो लेयर है, वो कुछ ना कुछ रिलीज कर रही है। तो जो किसी चीज़ को रिलीज करती है, किसी चीज़ का स्राव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड। तो स्टमक के अंदर भी अपने खुद के ग्लैंड्स होते हैं और उन्हीं ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, उस पाचन ग्रंथि के अलावा भाई, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, इन 4 ग्लैंड्स के अलावा जो पाचन में मदद करने वाले स्टमक की अपनी ग्रंथि होती है, उनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स कुछ इस तरीके से हमारी मदद करते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है पूरे आमाशय में, हो गया हमारे कार्डियक से लेकर के हमारे जो है पाइलोरिक तक होगी।
तो ये जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं, सबको हम गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं, ठीक है। और इन गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करेंगे, ठीक है। जैव उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक का मतलब होता है जो किसी चीज़ को प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है हमारे भोजन के पाचन को प्रेरित करेंगे। एक हमारे पास रेनिन है, दूसरा हमारे पास पेप्सिन है। रेनिन क्या करता है? देखो, रेनिन मिल्क के डाइजेशन में मदद करता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे पास। जो ग्लैंड होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं और इन ग्लैंड्स को अगर हम एक्चुअल फॉर्म में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखिएगा। ये हमने यहाँ से इसका टीएस काटा हुआ है, इसके अंदर ये पूरे ग्लैंड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कार्डियक से लेकर के, ठीक है, और ये बॉडी से लेकर के और यहाँ तक पूरा का पूरा मिलेंगे, पूरे ग्लैंड्स यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ जो इन ग्लैंड्स का काम क्या है, ये ग्लैंड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखो इस तरीके से दिखते हैं। और वो हमने डायग्राम, अगर सिंगल डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे दिखते हैं, और वो हमने ये बना रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर है ये उसका। खैर, हमें यहाँ पर अभी इसका रोल देखना है कि इनका रोल क्या क्या है। कार्डियक से स्टार्ट हम करते हैं फिर से। तो कार्डियक में जो ग्लैंड होते हैं वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वो ग्लैंड म्यूकस का और एचसीएल का रिलीज करते हैं। फिर दूसरा फंडस और बॉडी में जो ग्लैंड मिलेंगे, दूसरे जो बीच के जो पार्ट होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एचसीएल का स्राव करेंगे, ठीक है। एचसीएल भोजन को पचाने में उसमें जो है मदद करता है, भोजन के पाचन में उसमें एक तरीके से जो जलन पेट में महसूस होती है वो इसी एचसीएल के कारण होती है। पाइलोरिक ग्लैंड जो लास्ट पार्ट होता है पाइलोरिक, उसमें जो है वो गैस्ट्रिन को सेक्रेट करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमारे पास है कि कौन कहाँ क्या क्या चीज़ें स्राव करती हैं। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा किससे रिलेटेड हो गया? आमाशय से रिलेटेड हो गया। तो आमाशय में ये सारी घटनाएं होती हैं, ये सारे एंजाइम्स निकलते हैं। इन इन आमाशय के इन 4 पार्ट में से प्रत्येक पार्ट का क्या क्या रोल है ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब आमाशय जो हमारा होता है वो आमाशय हमारा ये है। अब इसी क्षेत्र के आसपास, ठीक है, इधर रिब्स होती हैं हमारी, ठीक है, पसलियाँ होती हैं, ये इसको बचाने का काम करती है। और यहीं पर आमाशय के पीछे के साइड यहाँ पर तिल्ली होती है हमारी, जिसको कि हम स्प्लीन कहते हैं। और ये स्प्लीन हमारी क्या मदद करता है? ब्लड को छानने में मदद करता है। और ये जो पूरा का पूरा जो केस है ये गैस्ट्रो टाइन का केस है। और इससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारी, कोई भी आपको असुविधा होती है, पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारियां होती हैं, तो आप जो जाते हैं वो गैस्ट्रो वाले के पास जाते हैं। इसी में स्प्लीन भी इसी में शामिल हो जाता है, ठीक है ना। और याद रखना, स्प्लीन छननी होती है, किसकी छननी होती है? ब्लड के छानने की छननी होती है। अब हम फिलहाल अभी इस क्षेत्र में हैं, पहले हम बकल वाले क्षेत्र में था, हमने पूरे डिस्कशन उसके बारे में किया था। अब इसी क्षेत्र में हमारे पास क्या है? लीवर भी है। इन्हीं को बचाने के लिए हमारे रिब्स होती है, पसलियाँ होती हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। अब हमारे बाजुओं के नीचे पेट पे जो पसलियाँ होती हैं वो इन्हीं को बचाने का काम करती हैं, ताकि इनको डायरेक्ट चोट न लगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रही है? एक मिल रहा है हमको लीवर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास गोल ब्लैडर, और इसके आमाशय के पीछे हमारे पास क्या है? पेनक्रियाज। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे हैं। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड भी था। अब यहाँ पर हमने इन्हीं को डिस्कस करना है, लीवर को करना है, गोल ब्लैडर को करना है और पेनक्रियाज को करना है। तो लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तीनों के तीनों आर पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये वाला इसका ड्यूडेनम पार्ट है भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे ड्यूडेनम, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है ड्यूडेनम का, यहीं पर सारी चीज़ें होंगी। इससे निकलने वाला गोल ब्लैडर से और पेनक्रियाज से निकलने वाली सारी चीज़ें यहीं पे जुड़ेंगी, यहीं पे आकर के मिक्स होती है। खैर, लीवर जो होता है हमारे पास, लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। इस पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और इसका वजन जो होता है 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लीवर बाइल जूस को, ठीक है, यानी पित्त रस को रिलीज करता है, जो कि हमारे गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पेनक्रियाज का काम फिर अलग है। पेनक्रियाज अग्नाशय रस को रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। और ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों के दोनों जो मिक्स होते हैं वो कहाँ पर मिक्स होते हैं? डोडेनम में। यहाँ पर देखिएगा, हमने बोला था कि ये डोडेनम है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ से क्या होता है? पेनक्रियाज जो लीवर है,
ठीक है। ये लीवर जो है बाइल जूस निकालेगा, पित्त रस निकालेगा और वो इसके अंदर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। फिर यहाँ से एक कॉमन नली होती है, ये कॉमन नली आकर के इस पे यहाँ पर जो है ड्यूडेनम में आती है, और पेनक्रियाज से भी ड्यूडेनम में एक नली आती है, और इन्हीं नलियों के थ्रू जो है पूरा का पूरा जो सेक्रेशन होता है वो ड्यूडेनम में आकर के मिल जाता है। किस तरीके से एक एनिमेशन हम देखेंगे। ये है हमारे पास ऊपर लीवर है, नीचे हमारे पास ये पेनक्रियाज है, और ये देखिए ये निकल रहा है और लीवर से निकलता हुआ गॉल ब्लैडर में जा रहा है, और गॉल ब्लैडर से आगे आएगा पेनक्रियाटिक, ये पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा और ये भी आगे मूव करेगा। अब किस तरीके से होता है देखिए, ये सारे के सारे डोडेनम में आकर के मिलते हैं। ये देखिए लीवर से निकलने वाला बाइल जूस डोडेनम में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस इस तरीके से आएगा और ये भी उसी जगह पर जो है डोडेनम में आकर के मिलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एनिमेशन को हमने देखा। अब जो यहाँ पर जो होता है, ये हमारे पास बाइल जूस जो है एंड पेनक्रियाटिक जूस दोनों के दोनों जो ऊपर से आने वाला जो भोजन है, आमाशय से जो भोजन आगे को मूव करेगा यहाँ से, तो हमको तो पता है भाई इस भोजन में HCl एसिड वगैरह वगैरह मिले हैं, तो यहाँ से आगे ही मूव करेगा। तो इसमें तो रूजी है जो उस एसिडिटी को झेल सकता है, लेकिन जो एसिड्स आगे बढ़ेगा और इस आमाशय इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो इंटेस्टाइन उस एसिडिक प्रभाव को नहीं झेल पाएगा, जलने की संभावना हो जाएगी किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ये जो ड्यूडेनम है, इसी ड्यूडेनम का रोल यही है कि ये उस एसिडिटी को कम करेगा, लेकिन इसके लिए उसको किसकी मदद चाहिए, ऊपर से आने वाले बाइल जूस की और नीचे से आने वाले पेनक्रियाटिक जूस की। तो इन दोनों का काम क्या होता है, बाइल जूस का और पेनक्रियाटिक जूस का, कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, बोथ है, ये बी है, ठीक है ना, कि बोथ डिक्रीज, ये दोनों के दोनों घटाते हैं किसकी, एसिडिटी को। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास इससे पहले क्या था हमने यहाँ पर जैसे फूड यहाँ से आगे मूव करेगा, माउथ से मूव करता है इसोफेगस की ओर, हमने इसको बोलस बोला था। अब जैसे ही वो अमाशय से आगे मूव करेगा भोजन, इसको हम क्या कहेंगे, काइम। ठीक है। तो जो हमारे पास काइम होता है भोजन, ठीक है, एसिडिटी ऑफ काइम की कम कर देता है ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, CHY होता है इसमें, है ना। एंड इंक्रीज बेसिसिटी, तो अम्लीयता कम होगी तो सीधी सीधी सी बात है बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता बढ़ेगी। और जो यहाँ पर ड्यूडेनम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम में, जहाँ पर दोनों बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस मिल रहे हैं, उसकी जो अम्लीयता होती है वो 7 से 8.5 के बीच में होती है। ये इसका pH मान होता है, तो ये अम्लीयता इसकी होती है। अब ये जो दोनों के दोनों बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस थे, इन दोनों का काम जो है वो होता है फैट को पचाने में, जो आप वसा जो आपके खाने में आएगा उसको पचाने में। तो कुल मिलाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का पाचन होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम पाचन हो चुका होता है, और जो हमारे पास आमाशय है वहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है मोस्ट केसेस में, मतलब। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट हम कर लेते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 22 फीट यानी 7 मीटर की लंबी होती है, देखिए बहुत लंबी है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। तो इसमें हमने ड्यूडेनम तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ड्यूडेनम में क्या होता है। ड्यूडेनम इसका सबसे ऊपर का पार्ट है, जहाँ पर लिवर से आने वाला बाइल जूस और पेनक्रियाज से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस मिलता है। तो ये है हमारे पास ड्यूडेनम, ये, और इसका एक हिस्सा पहला वाला हिस्सा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं हम जेजुनम, और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इलियम। यही इलियम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। तो लार्ज, इसको तो लार्ज बोला जा रहा है, ठीक है, जबकि इसकी लंबाई कम होती है और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसके ये चौड़ा ज़्यादा होता है, यानी ये मोटा ज़्यादा होता है और ये पतला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मोटाई और पतलेपन के कारण हम इन्हें स्मॉल और लार्ज कहते हैं। खैर, अभी हम ड्यूडेनम में देखते हैं कि ड्यूडेनम में क्या क्या चीज़ें जो है घटनाएं होती है। ड्यूडेनम में ये जो बेसिकली 2 हार्मोन रिलीज करता है, इन हार्मोन को कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK इसको शॉर्ट में लिख दिया है, सी ये वाला और ये वाला सी और ये वाला के, CCK। और दूसरा क्या होता है, सेक्रेटिन।
अब इस डायग्राम से आप उसको समझिए कि सीसीके और कोल यानी कि सिस्टोकाइनिन और जो सेक्रेटिन होता है ये क्या काम करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये है सीसीके। ये जो सीसीके ड्यूडेनम, ये पूरा ड्यूडेनम है, जस्ट जो आगे आमाशय से आगे जुड़ा हुआ भाग है, यहाँ पर सीसीके जो निकलता है और दूसरा क्या निकलता है, सेक्रेटिन। ये है वो दोनों के दोनों पार्ट। सीसीके क्या करता है, एंजाइम फ्लो को बढ़ाता है कहाँ, पेनक्रियाज में। और दूसरा एक तो ये सीधे सीधे किसको उत्तेजित कर रहा है, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहा है कि हाँ भाई निकाल भाई जल्दी जल्दी से, और बहुत जल्दी से पहुंचा इसको, जो कि पेनक्रियाटिक जूस तो उन्हें निकालना है, उसको जल्दी से पहुंचा कहाँ तक, ड्यूडेनम तक। तो नली के थ्रू ड्यूडेनम तक पहुंच जाता है। और साथ साथ में ये क्या करता है, ये बाइल जूस के सेक्रेशन को भी बढ़ाता है। ये लीवर को बोलता है बाइल जूस को जल्दी से बना। अगर तूने गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर करवा रखा है तो गोल ब्लैडर को बोल के जल्दी से ये जो बाइल जूस है इसको फटाफट से यहाँ ड्यूडेनम को पहुँचा। तो सीसीके का काम तो ये। उसके बाद अगर हम दूसरा देखेंगे सेक्रेटिन, तो सेक्रेटिन इसका जस्ट उल्टा काम कर रहा है कि सेक्रेटिन बोलेगा अरे नहीं नहीं भाई ज़्यादा निकाल दिया तूने तो ये तो बेसिसिटी ज़्यादा ही हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, लीवर को फिर से मैसेज भेजेगा कि अपने बाइल का, अपने पित्तरस का स्राव थोड़ा भाई साहब कम कर दो। और वही चीज़ ये यहाँ भी करेगा कि थोड़ा सा इसको कम कर दे। और दूसरी दूसरी चीज़ क्या काम करेगा, ये इसको काम करेगा बाइकार्बोनेट का सेक्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन काम है हमारा, यानी कि पॉजिटिव वाला काम किसका है, सीसीके का है, और नेगेटिव वाला काम किसका है, सेक्रेटिन का है। ये बोलेगा भाई बढ़ा, ये बोलेगा भाई घटा। तो ये 2 पॉइंट ही मेन हमारे पास यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन का काम ये है, ड्यूडेनम में होता है। और ड्यूडेनम में आपको पता है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस आकर के मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है स्टिमुलेट होने के बाद। जब ये हमारा सीसीके इसको स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को, तो पेनक्रियाज क्या करता है, 3 एंजाइम निकालता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पचाने का है, या एमाइलेज का काम स्टार को पचाने का है, और फैट का काम डाइजेशन को पचाने का है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास पेनक्रियाज है, इससे 3 एंजाइम निकलते हैं, और ये 3 एंजाइम कौन कौन से हैं, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, और इन तीनों एंजाइम का काम क्या है। ठीक, अब अगला हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा भाग होता है वो होता है जेजुनम। अब इस जेजुनम में क्या होता है, ये जेजुनम डाइजेशन में तो मदद नहीं करता, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अब जो भोजन के साथ हमारा विटामिन आया, जो भी मिनरल्स आए, खनिज पदार्थ आए, कार्बोहाइड्रेट आया, पानी आया, कई अन्य चीज़ें आते हैं, इन सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो चीज़ें बच जाती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है इलियम होता है। ये इलियम, ठीक है, इस बाकी बचे हुए को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, और रोल प्ले करता है डाइजेशन, फूड को पचाने में। फाइनल पाचन यहीं पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फुल पाचन हो जाता है। उसके बाद आगे जो भोजन जाएगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो अपच भोजन हो जाएगा। अब चाहे वो पचा है चाहे नहीं पचा है, तो फाइनल पाचन यहीं पर तक हो जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का, और जो बाइल सॉल्ट वगैरह वगैरह जो ऊपर से जो बच जाती है जेजुनम से, जितनी भी चीज़ें बच जाएगी सबको अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करके कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें ब्लड स्ट्रीम तक चली जाएगी, और ब्लड से होते हुए हमारी बॉडी की कोशिकाओं तक ये पहुंच जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस ये निकालता है कौन, लास्ट वाला इलियम वाला पार्ट। ठीक है, ये भी कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है, उसको इंटेस्टाइनल जूस कर लेते हैं हम, एक रस निकालते हैं। उस रस में क्या होता है, इरिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, और सुक्रेज यहाँ पर मिलेगा। और साथ साथ में क्या होगा, लैक्टेज भी यहाँ पर मिलेगा। तो हम एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया था, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी बनाया था, इसीलिए हमने डाइजेस्टिव को जो है कार्बोहाइड्रेट को यानी कि बायोमोलिक्यूल्स को साथ में चले थे। तो जो हमारे पास यहाँ पर इरिप्सिन है, इरिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ध्यान रखना कि ये जो इरिप्सिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से निकल रहा है। इरिप्सिन, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज को कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रेज सुक्रोज को कार्बोहाइड्रेट होता है, और लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। तो ध्यान रखना है हमने कि जो हमारे पास ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज थे
ये पेनक्रियाज में निकलते हैं एंजाइम्स। और जो हमारे पास यहाँ पर ये पेप्सिन यहाँ पर स्टमक में देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे, ठीक है, यहाँ ये डिस्कस किया था हमने ये, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेनिन एंड पेप्सिन, ये तो कहाँ निकलता है, स्टमक में। दो एंजाइम हो गए, रेनिन एंड पेप्सिन। उसके बाद हमारे पास जो पेनक्रियाज हैं, पेनक्रियाज में निकलते हैं हमारे ये दो एंजाइम्स, ठीक है। एक तो हमारे पास हो गया इस तरीके से सीसी के था एक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, हॉर्मोन्स है, ये दो हॉर्मोन्स है, कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, ठीक है, ये हॉर्मोन्स है, ठीक। और एंजाइम्स है हमारे पास ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जो कि कहाँ से निकलते हैं, पेनक्रियाज में निकलते हैं। तो इनको याद रखना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स निकलते हैं वो है इरिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसमें कुछ उंगलियों की जैसे संरचनाएं निकली हुई होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं विलाई की मदद से क्या होता है, जो जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, ब्लड तक पहुँचती है, वो इन्हीं के माध्यम से चले जाती हैं, ठीक है। तो फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी तरीके से हो जाता है। और अब यहाँ से भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पच चुका होता है तो अब ये मूव कर लेता है किधर की ओर, लार्ज इंटेस्टाइन की ओर, जो कि 1.5 मीटर होती है या फिर 5 फीट होती है, इतनी लंबी होती है। ये ऊपर 22 फीट थी, ठीक है, और ये जो है 5 फीट है। तो देखिए तब भी इसको लार्ज करें, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये मोटाई होती है इसकी, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, पतला होता है। अब यहाँ पर इस पर फूड डाइजेस्ट नहीं होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ये जो है पेचिस के रूप में या डिसेंट्री के रूप में पानी बाहर निकल जाता है और हमारे ब्लड में पानी की कमी हो जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे सीकम, कॉलन और रेक्टम को, तो सीकम वो पार्ट होता है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, ठीक है। अभी हम फिर से वहीं ऊपर उसी डायग्राम में चलते हैं। हमने जो शुरुआत में वीडियो बनाया था उसमें ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे मिलता है, इसको हम सीकम कहते हैं। और ये बाकी यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कॉलोन है। ये कॉलोन ऊपर की ओर चल रहा है तो इसको असेंडिंग कॉलोन कहते हैं। ये इधर को चल रहा है तो इसको ट्रांसवर्स कॉलोन कहते हैं, और ये डिसेंडिंग कॉलोन हुआ। लास्ट में यहाँ पर रेक्टम होता है, यहाँ पर अपचा हुआ भोजन स्टोर होता है, और जब प्रेशर बनता है तो उसके बाद ये एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन एनस के थ्रू ये बाहर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये इस तरीके से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। ये अपेंडिक्स क्या होता है, ये अपेंडिक्स जो है हमारे पास ऐसे अवशेषीय अंग है, ठीक है, फालतू है, कोई काम नहीं है इसका। तो ये अवशेषीय अंग कभी कभी भोजन यहाँ से ऊपर की ओर मूव करने के बाद थोड़ा इधर चले जाता है, इधर चलने जाने के कारण यहाँ पर ये, या फिर इसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये इसका साइज़ बढ़ने के कारण भी हमारे पेट में दर्द होता है, जिसको अपेंडिक्स का दर्द कहते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू इसको पूरा का पूरा काटना पड़ता है, और इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, और मेन पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का यही है, ध्यान रखना है, इसमें फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो ये हमारे पास कोलोन, और ये यहाँ तक रेक्टम, और ये सीकम, हमारे पास इसके 3 पार्ट थे। अब हम थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल हमने पूरा कर लिया है, जो कि माउथ से स्टार्ट हुआ था, ईसोफेगस से होता हुआ, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक ये पहुंचा था। अब हम उसको एक टीएस काटते हैं, ये पूरी की पूरी वही नली है ये पूरी। तो इस पूरी नली को यहाँ पर से थोड़ा कट करते हैं। जब हम इसे कट करते हैं तो इसके कई लेयर निकलते, देखो 1 2 3 और 4। और ये जो बीच में खाली जगह मिल रही है, अगर मैं इधर से फूंक मारूं तो वो फूंक दूसरे दूसरे नली की तरफ बाहर निकल के आ जाएगा। तो जो ये हवा जो हमारी यहाँ से और दूसरे नली से बाहर निकल रही है, ये जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। उसके बाहर की जो लेयर है उसी को बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। देखो बॉडी में लेयर्स होती हैं, इसको भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी। ये म्यूकस लेयर है, इसके ऊपर की जो लेयर है सब म्यूकस लेयर है, और इसके ऊपर की एक और लेयर है उसको मस्कुलेरिस कहते हैं, और सबसे बाहर की लेयर जो है उसको सिरोसा
कहेंगे। तो ये एलिमेंट्री कैनाल की टीएस है, इम्पोर्टेंट है हमारे पास। और इसी ल्यूमेन के थ्रू जो हमारे पास भोजन जो है ऊपर से आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, कहाँ तक, पूरे के पूरे एनस तक। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में यही चीज़ें होती है। अब हमने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ख़त्म कर लिया। अब हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हैं कि हमने टोटल क्या डिस्कस किया इसमें। इंजेशन डिस्कस किया। इंजेशन का मतलब होता है भोजन को अंदर ग्रहण करना, मुंह में रखना, मतलब हाथ से और मुंह में भोजन को रखना, इंजेशन हो गया। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, जो कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन हमारे पास जो है, एब्जॉर्प्शन तो फिर शुरू होने लग जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो पचा हुआ भोजन है, जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट पड़ गया, इसको कहाँ ले जाना, ब्लड तक ले जाना। जैसे प्रोटीन बच गया, फैट बच गया, जितनी भी चीज़ें आई सब चीज़ को कहाँ ले जाना, ब्लड तक ले जाना, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब ब्लड के माध्यम से वो कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका में पहुंचने के बाद हम उस मॉलिक्यूल को हमारी कोशिका छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती है और हमको क्या देती है, एनर्जी देती है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है कि अपच भोजन को बाहर निकाल देना। तो उसके बाद हमने एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर ये दिखा रखी है, ठीक है, जिसमें कि हम पूरा का पूरा रोल प्ले करेंगे। इस वीडियो को मैं अगले किसी पार्ट में यहाँ पर डाल दूंगा। तो इसके बाद हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।